हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे मैंने एक लास्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या खाली प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स टर्नओवर या पीई रेशियो देखने मात्र से ही आपको इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लेना चाहिए या अदरवाइज इसके अलावा आपको कुछ और भी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो ये वीडियो लास्ट वीडियो से इंटरकनेक्टेड है। उस वीडियो में मैंने पूरा उसका क्वेश्चन किया हुआ था, उसका ये एक तरीके से आंसर है इस वीडियो में। इसी आंसर के ही जरिए मैं इस पूरी वीडियो को आपको डिटेल में बता दूंगा। एक कंपनी का हमने इसमें रैंडमली सिलेक्शन किया हुआ है, उसका हम उसमें एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन अपने टॉपिक से ही रिलेटेड उसको हमने कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो का मतलब ही आप समझ लीजिए कैश का आवागमन, यानी कि बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, बिजनेस में कितना पैसा जा रहा है तो किस पर्पस पे जा रहा है। अगर वो पर्पस वेस्टेज है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो फिर कंपनी के लिए एक तरीके का लायबिलिटी होता है। बेसिकली कैश फ्लो को अगर हम समझें तो पहले एक पुराने ज़माने से, एक पहले की दौर से एक कहावत चली आ रही कि व्यापार में अगर पैसा तो कैश ही राजा है। व्यापार में कोई और चीज़ राजा नहीं है, व्यापार का राजा कैश है। अगर आपको कैश में समझ में आने लगती हैं चीज़ें कि अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना सीख जाते हैं, और बाकी चीज़ें तो आप लोगों को बेसिकली आती होंगी, नहीं भी आती हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जा करके उसको मेक श्योर करें कि चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसमें आपको हम सिर्फ कैश फ्लो के बारे में बताते हुए, कैश फ्लो अगर हम देखें तो व्यापार में कुछ पैसा आ रहा है, डे टू डे रूटीन पर आता है। कुछ पैसा ऐसा होता है जो बिजनेस से रिलेटेड उसमें एक्सपेंस में यूज़ किया जाता है। तो इसको अगर आप फाइनेंशियली टर्म्स में जाएंगे तो अगर आप मनी कंट्रोल या फिर अगर आप स्क्रीनर की वेबसाइट में कभी को गो थ्रू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, तो आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेजरली तीन चीज़ें देखने को मिलती होंगी। पहला होता है आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और कैश फ्लो फ्रॉम आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये तीन चीज़ें आपको बेसिकली वहाँ पे देखने की मिलेंगी। अगर हम बात करें किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की, कंपनी के या स्टॉक के किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें, तो प्राइमरी तीन डॉक्यूमेंट्स को हमें बहुत गौर के साथ देखना चाहिए। पहला होता है बैलेंस शीट, दूसरा होता है पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड आपका होता है सीएफएस यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले दो डॉक्यूमेंट्स में तो कंपनियां क्या कर सकती हैं कि उसको मैनिपुलेट कर सकती हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर एक्यूरल बेसिस पर अकाउंटिंग सिस्टम चलता है इस वजह से। लेकिन जो थर्ड डॉक्यूमेंट है हमारा सीएफएस यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, क्योंकि ये डेली बेसिस पर इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। और कैश आपको पता है कि ये वो लिक्विड फॉर्म होती है जो इजिली आपको देखने को मिल सकती है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक्चुअल में इस वीडियो का जब फर्स्ट पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया था और उसके बाद सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करने का जब प्लानिंग चल रहा था, तो उसी बीच में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। बट हाँ, लेकिन आप लोगों की दुआओं से और प्यार से और बहुत से लोगों के सपोर्ट से परफेक्टली फाइन हूँ और कंटिन्यू करूंगा इस वीडियो को। जल्दी से एक रिकैप कर लेता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में मैंने जो आप लोगों को शूट किया था, स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा भी होगा, उसमें मैंने स्ट्रक्चर बताया था सीएफएस का स्ट्रक्चर क्या है। तो सीएफएस में सीएफएस शॉर्ट फॉर्म है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है, तो सीएफएस पहले हम लेते हैं सीएफएस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सीएफएस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, देन सीएफएस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये तीन तरह की मेजर एक्टिविटीज होती हैं। अब हम इसमें आपको मैंने एक वर्ड भी पहले बोला था, एक्यूरल बेसिस पर हमारे देश में अकाउंटिंग सिस्टम चलता है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में एक्यूरल बेसिस पे ही अकाउंटिंग सिस्टम का प्रोसीजर है। एक्यूरल बेसिस का देखिए सिंपल सा मतलब होता है, जैसे आज की डेट में मैं मान के चलता हूँ, आज 10 तारीख है, लेट सपोज 10 तारीख को मेरी कंपनी ने या मैंने कोई प्रोडक्ट सेल आउट किया या कोई सर्विसेज बेची, और उसके बाद वो पैसा मुझे आज 10 तारीख को ना मिल करके 15 तारीख को मिल रहा है, लेकिन मैंने अपनी जो टर्नओवर में सेल्स ग्रोथ या मैं अपना सर्विसेज का जो मैंने पार्ट है जिसको मैंने सेल किया या जो प्रोडक्ट मैंने सेल किया उसे मैं रिकॉर्ड कर लूंगा ऑन बुक, लेकिन मुझे कैश नहीं मिला। अब ये एक लूप होल भी है अगर कहा जाए तो। इसी का बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं, थोड़ा सा फायदा उठाती हैं और अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट करने का कोशिश करती हैं। लेकिन अब उसी मैनिपुलेशन से हमको बचने के लिए क्या करना होता है, सीएफएस का एनालिसिस करना होता है। अगर आपको सही तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना आ गया तो मैं समझता हूं कि आप बहुत से पैसों के नुकसान से बच जाएंगे मार्केट में, और एक किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे या किसी भी अच्छी कंपनी का भी, जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी 50 जैसे स्टॉक्स के भी अंदर हम अगर हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वहां पे भी अगर आप इन सीएफएस को पकड़ना सीख जाएंगे इजिली, आप कुछ समय पहले ही मालूम चल जाएगा कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने वाली है या नहीं, ये अगले 3 क्वार्टर्स में या अगले 1 क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट क्या होने वाला है। ये बहुत सारी चीजों से आप बच सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो तीनों पार्ट्स हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन तीनों में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में बता देते हैं। फिर मैंने जिस कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है उसका सीएफएस भी आप लोगों को दिखाते हैं, और वो कंपनी आज की डेट में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है न्यूज में भी, और मार्केट के अंदर बहुत से इन्वेस्टर्स भी उसमें परेशान है। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहला है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए बेसिकली आप ये समझिए कि जैसे हमने या आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी, अब उस कंपनी का बेसिक मॉड्यूल क्या है। जैसे मेरी कंपनी फाइनेंशियल टूल्स है, फाइनेंशियल टूल्स का सिंपल काम है फाइनेंशियली सर्विसेज देने का। ठीक है, हम लोग को एक तरीके से गाइड करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। तो हमारा एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया, हम एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इसमें हम सर्विसेज देते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कोई हम प्रोडक्ट नहीं है जो बेच रहे हैं। अब हमारी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, इस सर्विस कंपनी के अंदर मैंने अपनी सर्विसेज बेची, उसमें जो कैश किया वो हमारा माइनस हो रहा है। जो मेरे को पैसा आ रहा है सर्विसेज से रिलेटेड वो मेरा हमारे को जो है कैश इनवर्ड हो गया, क्योंकि सीएफएस में आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा आउटवर्ड कैश और इनवर्ड कैश, यही हमारा फ्लो होता है। इनवर्ड हमारा फ्लो हो गया, आउटवर्ड ये हमारा फ्लो हो गया। तो अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आ जाते हैं। लेट सपोज मैं किसी ऐसी कंपनी को पकड़ता हूँ जिसका काम टायर बनाने का है। अब वहां पे रॉ मटेरियल्स का इन्वॉल्वमेंट है, प्लस फ्रेट भी उसमें लगेगा, फिर उसमें ड्यूटीज भी शामिल हो जाएंगी, फिर उसके बाद उसमें वेजेस भी है, बहुत सारी चीजें जो मिल करके ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट होती है। ठीक है, अब इसी में आपको सैलरी भी पेड कर रहे हैं, जो हम कंपनी जो पेड कर रही है वो सैलरी भी इसी का पार्ट हो जाता है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेजर पैसा जो दो जगहों से आता है और जाता है, पहला वो सेल्स से इनवर्ड होता है और परचेज के थ्रू आउटवर्ड होता है। अगर हम कोई माल परचेज कर रहे हैं तो हमें बेसिकली कैश में पेमेंट करनी होती है। तो वो कैश पेमेंट या के माध्यम से पेमेंट जिस भी तरह से जिस भी मोड से पेमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट आता ही आता है हमारे कैश के ऊपर। तो अब कैश वो जाने का मोड हो गया, कैश आने का मोड हमारा होता है सेल। हम सेल कर रहे हैं, अब जैसे एक्यूरल बेसिस में हमने सेल कर दी, लेकिन कैश तो आज नहीं आया, कैश आएगा 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद। ठीक है, लेकिन बुक्स में क्या हो गया, सेल रिकॉर्ड हो गई। अब आज की डेट से लेके 15 दिन के बीच में सेल तो बुक्स में दिख रही है, लोगों को तो लग रहा है कंपनी अच्छा टर्नओवर ले रही है, लेकिन एक्चुअल में बुक्स में पैसा ही नहीं है। 1 करोड़ का माल तो बेच लिया, लेकिन 1 करोड़ का कैश तो अभी गायब है बुक। तो इसलिए कैश फ्लो का हमें एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा हम आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखिए कंपनी जैसे प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी फिगर्स। उसके अलावा जैसे कंपनी ने खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फर्दर किसी और कंपनी का उसने स्टॉक्स खरीद के रखा हुआ हो तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस कंपनियां जब बायबैक करती हैं, आपने देखा होगा अक्सर मार्केट में बायबैक आता रहता है, कभी तो टीसीएस भी लेकर के आ जाता है, कभी कोई भी कंपनी बायबैक लेकर के आती है। तो बायबैक का जो ऑप्शन होता है वो भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही देखने को मिलेगा। थर्ड होता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से सीधा मतलब है कि अगर हम किसी को फंड कर रहे हैं तो वो पैसा कैश में जा रहा है। दूसरी चीज, अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो वो पैसा हमारी कंपनी में आ रहा है, उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो पैसा हमारी कंपनी से जा रहा है। सिंपल मतलब होता है फ्लो का, जो कैश आ रहा है और जो कैश जा रहा है। अब वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखेंगे अगर आप, तो अगर फिगर्स आपको पॉजिटिव नोट्स में दिखती है, जैसे कि लेट सपोज मैंने किसी बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया तो वो 1 करोड़ हम पॉजिटिव नंबर्स में शो करेंगे। अब उस 1 करोड़ पे जो हमें इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट हम माइनस में डिनोट करेंगे। तो जो माइनस फिगर होती है वो हमारी आउटवर्ड हो गया और जो पॉजिटिव नंबर्स है वो हमारा इनवर्ड हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा जब स्क्रीनर की वेबसाइट पे, तो वहां पे 1 to 1 ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली अगर प्लस और माइनस के नंबर्स में अगर आपको कोई चीज दिख रही है तो माइनस का सीधा मतलब है ये पैसा हमारी कंपनी से बाहर जा रहा है, और प्लस में कोई नंबर दिख रहा है तो वो कम पैसा आपको हमारी कंपनी में आता हुआ दिखेगा। तो चलिए चलते हैं अब अपनी स्क्रीनर की वेबसाइट पर, और वहां पे मैं आपको ये सारी चीजों को दिखाता हूँ। और जो कंपनी आज हम लोगों ने सिलेक्ट करी है वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में बेसिकली हम अपने इसी टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ सीएफएस स्टेटमेंट का ही एनालिसिस करेंगे, उसके अलावा फर्दर उसमें कुछ नहीं टच करेंगे। हाँ, उसका एक हम आपको लास्ट में ये जरूर बता देंगे कि टेक्निकली कंपनी अभी क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए इस कंपनी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीनर की वेबसाइट पर। यहाँ पे सर्च करेंगे टाटा मोटर्स। इस टूल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। जिस किसी को भी इस टूल को यूज़ करना नहीं आता, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जा करके आप वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। करंट में मार्केट प्राइस चल रहा है 650 रुपये। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक कंसोलिडेटेड फिगर, एक वीवी स्टैंड अलोन। मैं अभी वीवी स्टैंड अलोन पर देखूंगा। जिसे भी कंसोलिडेटेड और वी स्टैंड अलोन में फ़र्क नहीं पता है
वो कमेंट में जा करके पूछ सकता है, उसका आंसर मैं जरूर करूंगा। तो हमें पीएनएल अकाउंट में आना है, हमारी देखना है यहाँ पे स्टैंड अलोन में फिगर्स आ रही है कि नहीं। फिगर्स हमारी स्टैंड अलोन में आ रही है। हम पीएनएल के बाद चलेंगे डायरेक्टली कैश फ्लो पर। कैश फ्लो पे भी हम देख लेंगे स्टैंड अलोन में ही फिगर्स हमारे को दिखा रही है। देन इसके बाद अभी हम आते हैं मार्च 2020 में 1455 रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश हमारा जा चुका है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्टली कनेक्टेड होती है पीएनएल अकाउंट से, जैसे सेल, परचेज, वेजेस, सैलरी का पेमेंट वगैरह, इन सब से रिलेटेड कैश हमारा जाता है और सेल से कैश हमारे को फर्म में या कंपनी में आता है। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को जरूर से मैच करेंगे नेट प्रॉफिट के साथ, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश और नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेट प्रॉफिट अगर ज़्यादा आ रहा है और कैश उसके बराबर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी यही मार्च 2020 में हम देखते हैं कैश आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 7,290 करोड़, माइनस में है। और अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं तो माइनस में 1455 करोड़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पर अगर क्लिक करके आप इसको ओपन करेंगे पूरा, तो रिसीवेबल, एंट्रीज, पेबल्स और इन सारी चीज़ों का डायरेक्ट एक्सेस वगैरह भी मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों को मिला करके यहाँ पे माइनस में 1455 करोड़ रुपए आ रहे हैं और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लंबे स्तर पे माइनस में जा रहा है। देखिए अगर 5, 8, 10% का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो वो कंसीडरेबल होता है, लेकिन नंबर से तो नेट प्रॉफिट के भी माइनस में है और कैश बुक्स में था नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, तो वो भी एक ड्रॉबैक है कंपनी के लिए। और 2020, 21, 22 ये वो कोविड का पीरियड था जहाँ पे आपको पता है कोई ऐसा कार वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग अगर हो भी रहा था तो कोई खरीदने को तैयार नहीं था। ये लोगों को अपनी जिंदगियां बचानी थी। ये अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं। इसी तरह से अगर मार्च में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कैश कंपनी के पास ऑपरेशनल एक्टिविटीज से आ रहा था, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस के साथ में प्रॉब्लम थी। अभी 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, फिर 2024 में कंपनी ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। उसके बाद से ही स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी के साथ एक अपसाइड में रैली दिया और अब डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। और अब हम आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे शेयर्स परचेज, ठीक है, एफडीज हो गई, या किसी म्यूचुअल फंड में कंपनी इन्वेस्ट करती है, या प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करती है, या किसी प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट करा जाता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखता है। माइनस में जो नंबर्स दिखते हैं वो हमारे को फर्म से जा रहे होते हैं, कंपनी से हमारा वो पैसा जा रहा होता है, और जो नंबर्स प्लस में आपको दिखते हैं वो हमारी कैश में एंट्रीज हो रही होती है, कंपनी को पैसा आ रहा होता है कैश में। कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, अगर कंपनी के पास ये 14,737, 93,385 करोड़, तो ये जब नंबर प्लस में लिखे हुए हैं इसका मतलब कंपनी ने ये लोन्स लिया हुआ है। जो भी लोन के माध्यम से या किसी भी तरह से अगर कंपनी में पैसा आता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाया जाता है, और वो नंबर्स प्लस में दिखाए जाते हैं। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स यानी लोन का इन्होंने पेमेंट किया है 12,266 करोड़ के बाद से। 2020 में अगर हम देखते हैं तो 9,128 करोड़ का पेमेंट किया है। कंपनी ऑलमोस्ट बहुत तेजी के साथ अपने कर्ज को रिड्यूस कर रही है, और हो सकता है 3 से 4 सालों में टाटा मोटर्स आपको एक डेट फ्री कंपनी देखने को मिल जाएगी। अभी देखिए डिविडेंड्स पेमेंट का भी जो करते हैं कंपनी, तो डिविडेंड पेमेंट्स भी यहाँ पे दिखाते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं, नेट प्रॉफिट आपने देख लिया जिस तरह से तेजी के साथ गिरा है, उसी तरह से क्या हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी प्रॉफिट्स यहाँ पे, कैश यहाँ पे आता गया है। ये हमेशा याद रखिएगा, कैश, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और नेट प्रॉफिट का मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर नेट प्रॉफिट ऐसा ना हो कि 20,000 करोड़ आ रहा है और नेट प्रॉफिट वहाँ पे नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश सिर्फ 2-3 हज़ार करोड़ दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑपरेशनल एक्टिविटीज में कहीं तो प्रॉब्लम है। मे भी फिर कंपनी आने वाले वक्त में खराब परफॉर्मेंस दिखा दें, और यही सारी चीज़ें होती हैं लूप होल्स देखते इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर आप थोड़ा सा पहले ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं तो हो सकता है आप एक बड़े लॉस से बच जाएं। तो अभी हम लोगों को अगर हम क्लब करके देखते हैं, अभी हम आपको इसको एक्सेल शीट दिखा देते हैं। अगर आपको कहीं तो एक्सेल शीट भी देखने को मिलती है तो वहाँ नंबर्स अगर कैसे आपको देखते हैं तो वो किस तरह से देखते हैं। अब मार्च 2020 में ही हम देखेंगे प्लस में है नेट प्रॉफिट, 16 नेट कैश फ्लो टोटल प्लस में है 1,658 करोड़। ये कैसे आया है उसके लिए मैं आपको एक्सेल शीट ओपन करके दिखाता हूँ। तो हम अपनी एक्सेल शीट में आए हैं। एक्सेल शीट में देखिए, अगर आपको कोई नंबर ब्रैकेट में लिख के दिख रहा है जैसे 1455 रुपए, ये अपने आप माइनस में उठा लेगा। अगर नंबर्स आपको माइनस में दिखते हैं या ब्रैकेट में दिखते हैं, इट मीन्स वो कैश फर्म से बाहर जा रहा है,
ठीक है। इसी तरह से माइनस में ब्रैकेट ओपन किया हमने और 4,637 करोड़, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी नंबर्स आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे। प्लस में जो नंबर होता है वो हम नॉर्मली लिख देंगे, ठीक है, 7,749 करोड़। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इसको यहाँ से हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। अमाउंट आपको लगभग यही देखने को मिलेगी, 1657 और 1658 करोड़ के आसपास। तो इसी तरह से आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर कोई भी फिगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आपको दिखती है तो उसका डायरेक्टली सीधा मतलब ये होता है कि वो कैश हमारी फर्म से या इस कंपनी की बुक से बाहर जा रहा है हमेशा। और एक चीज़ ये याद रखिएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर कैश कंपनी के अंदर आ रहा है और वो प्लस में दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस कर रही है। अगर कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसमें से 2,000 करोड़ के इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो 10,000 करोड़ से वो किसी ना किसी नए बिजनेस एक्सपेंशन में ही यूज़ करेंगे। दूसरा चीज़, अगर आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस में कोई फिगर दिख रही है तो वो ख़राब चीज़ नहीं होती है, क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, जब भी अपने डेट्स का, अपने कर्ज का पेमेंट करते हैं तो वो उसे कैश में माइनस में ही शो करते हैं। तो ये अभी तक का हमारा वीडियो था और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा या फेसबुक पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आंसर मैं जरूर करूंगा। तो अभी हम आप लोगों को और एक चीज़ दिखा देते हैं कि टेक्निकली क्या कंपनी अभी फ्रेश एंट्री लेने के लिए ठीक है या नहीं है। मार्केट अभी लाइव है और हम आपको दिखा देते हैं क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू या टेक्निकली चार्ट पर अगर हम देखते हैं क्या टाटा मोटर्स अभी फ्रेश एंट्री लेने के लिए बनती है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो अगस्त 2024 के बाद से स्टॉक ने एक मेजर रैली दिखाई है डाउन साइड की तरफ में। डेली मूविंग एवरेज पे लगा के देखते हैं और एज इन्वेस्टर आप सभी को डेली मूविंग एवरेज को ही फॉलो करना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए सॉरी, और मूविंग एवरेज को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे देखना चाहिए। 50 डे और 200 डे ईएमए का यूज करता हूँ मैं। बेसिकली 50 डे मूविंग एवरेज पे जाऊंगा और ईएमए की लाइन को टिक करता हूँ। यहाँ से मैं 50 डेज को ले लेता हूँ। इसकी स्टाइल और विजिबिलिटी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो जाए। कलर को भी चेंज करता हूँ और देन उसके बाद ओके। और 703 रुपए 50 डे मूविंग एवरेज ट्रिगर प्राइस है हमारा। अगर प्राइस 703 रुपए के ऊपर जाता है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बन सकती है। फंडामेंटली तो कंपनी एक्यूरेट है, कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। उधर तो 2-3 साल में इश्यूज थे लेकिन वो कोविड की वजह से थे। अभी तो कंपनी के पास कैश भी है, कंपनी कर्ज भी खत्म कर रही है और प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। अभी हम आते हैं 200 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज लेते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के और इसकी स्टाइल को भी मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ब्लू कलर से और इसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और देन ओके। अब देखेंगे तो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है और 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है। मेरे लिए मेजर लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए अगर मैं देखूंगा तो कंपनी का स्टॉक का शेयर प्राइस 813 रुपए के ऊपर जब तक नहीं निकल जाता है तब तक मेरे लिए कोई फ्रेश एंट्री इसमें नहीं बनती है। वीडियो अगर अभी तक आप लोगों को पसंद आई हो तो मेक श्योर चेक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो दूसरों तक शेयर कर दीजिए। और आज का एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आप लोगों से, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में करूंगा कि स्टॉक मार्केट आखिर क्रैश क्यों किया अक्टूबर 2024 के बाद से। जी हाँ, डेट याद रखिए, अक्टूबर 2024 से मार्केट क्रैश करने के इंडिकेट्स दे चुका था और कुछ लोगों ने ध्यान दिया तो वो बच गए, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनका तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्लोजर और डिस्कस करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कीप इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।